Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is term symbols for P1 to P6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। आज हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं P1 से लेकर P6 तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के लिए टर्म सिंबल्स को। तो सबसे पहले वी शुड नो व्हाट आर टर्म सिंबल्स एंड व्हाट इज देयर सिग्निफिकेंस। हमें यह पता होना चाहिए कि टर्म सिंबल हम कहते किसे हैं। तो ध्यान दो सबसे पहले कि सपोज ये एक एटम है, इस एटम में कई शेल्स हैं। इन शेल्स में आप जानते हो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये न्यूक्लियस है। इन इलेक्ट्रॉन्स के अगर आपको पोजीशन डिस्कस करनी है या एनर्जी को डिस्कस करना है, सपोज इस इलेक्ट्रॉन की आपको एनर्जी या फिर पोजीशन, बोथ आर इंटर रिलेटेड। एनर्जी पता है तो पोजीशन बता सकते हैं, पोजीशन पता है तो आप एनर्जी बता सकते हैं। इसके लिए कैसे आप डिस्क्राइब करते हैं? यू नीड अ सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, जिसको आप NLMS से ऑलरेडी आप जानते हो कि इनकी वैल्यूज क्या होती हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। और इनकी वैल्यूज अगर बता दी जाए तो यू कैन डिस्क्राइब द एनर्जी और यू कैन टेल द पोजीशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम। और एक बात यहाँ ध्यान देने की क्या होती है कि इस एटम में अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ऑल 10 विल हैव डिफरेंट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। सबका सेट डिफरेंट होगा, देयर विल बी नो सिमिलैरिटी। कि ऐसा नहीं कि एक का और 10वें का सेम होगा या दूसरे का और 8th का सेम होगा। नो, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऑल इलेक्ट्रॉन्स विल हैव अ यूनिक सेट ऑफ NLMS। अब आपको अगर इसमें पूरे एटम की एनर्जी डिस्क्राइब करनी है, अब एटम की एनर्जी में ये इलेक्ट्रॉन्स का अपना अपना कंट्रीब्यूशन होगा। एटम की एनर्जी क्या है? जो इसके पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स की एनर्जी को जोड़ दो तो आपको क्या पता चल जाएगा? कंप्लीट एनर्जी ऑफ एटम पता चल जाएगा। तो इसके एटम की पूरी एनर्जी को बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कस करना पड़ेगा। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको ब्रॉडली हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, which are present in closed shell and second which are present in open shell। जो closed shell में है वो कौन से होंगे? inside the atom होंगे ज्यादातर। कभी कभी पेनल्टीमेट में भी ओपन होता है या एंटी पेनल्टीमेट में भी ओपन होता है। तो हम क्या देखते हैं? क्लोज शेल कौन से होते हैं? when the configuration of subshell is S2 और P6, D10, F14। तो ये वाले जो कॉन्फ़िगरेशन है इनको हम क्लोज्ड शेल कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। और इनमें क्या खास होता है कि इन इलेक्ट्रॉन्स का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो इस तरह से ओरिएंटेड होता है कि दे कैंसिल आउट ईच अदर। वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो दे डू नॉट कंट्रीब्यूट इन द टोटल एंगुलर मोमेंटम और इसीलिए वो एनर्जी में उतना कंट्रीब्यूशन अपना नहीं रखते। तो कंट्रीब्यूशन कौन रखता है? जो ओपन चेन में, ओपन शेल में होता है। अब वो ओपन शेल कोई सा भी हो सकता है, आउटर हो, पेनल्टीमेट हो, मतलब अल्टीमेट हो, पेनल्टीमेट हो या एंटी पेनल्टीमेट हो। तो ओपन शेल में भी कौन से इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं? देखो, एक तो ओपन शेल P1 है, इसमें ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये कंट्रीब्यूट करेगा। इसमें 2, इसमें 3, P1, P2, P3, ऑल 3 विल कंट्रीब्यूट। लेकिन P4 के केस में क्या होगा कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनका आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू विल गेट ओनली फॉर 2। तो हम कह सकते हैं कि टोटल एंगुलर मोमेंटम में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं केवल यही कंट्रीब्यूट करते हैं। आप इनका काउंट कर भी लो तो भी वो क्या होगा? एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देगा। तो यहाँ हम काउंट सबका करेंगे लेकिन वो उनका इफेक्ट अल्टीमेटली इट विल गेट कैंसिल आउट। तो अब जब आप इन सब के लिए कैलकुलेशन करोगे तो आप क्या देखोगे? इस पर्टिकुलर एटम के लिए, इस पर्टिकुलर एटम की अगर आपको एनर्जी देनी हो तो क्या होगा? विद द हेल्प ऑफ इन्हीं की इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी के हिसाब से ही देंगे। तो पूरे एटम की
एनर्जी को डिस्क्राइब करने के लिए यू नीड टर्म। आपको किसकी जरूरत पड़ती है? टर्म की जरूरत पड़ती है, और इसी टर्म का नाम होता है एटॉमिक टर्म, और इसी का नाम होता है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म। इसी को हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म भी कहते हैं। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं 2s+1l। 2s+1 क्या होता है? मल्टीप्लिसिटी, जिसको हम सुपरस्क्रिप्ट में लेफ्ट साइड लिखते हैं, और ये l मेन उसमें लिखते हैं। l होता है टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। 2s+1 में s क्या है? स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, और 2s+1 मल्टीप्लिसिटी। तो ये किस पे डिपेंड करेगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। तो इस तरीके से एक एटम के लिए क्या एक ही टर्म बनती है? ना। क्यों? क्योंकि इसमें जब एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनका रिलेटिव अरेंजमेंट क्या होगा? कई टाइप का होगा। तो ध्यान दो, अगर हम बात करें इनकी माइक्रोस्टेट्स की, तो माइक्रोस्टेट्स आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड इन माय लास्ट लेक्चर कि माइक्रोस्टेट को फाइंड आउट करते हैं हम n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। इससे हमें टोटल माइक्रोस्कोपिक टर्म W पता चल जाती है कि किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए माइक्रोस्टेट्स कितनी होंगी। अब अगर हम देखें P0 और P6 कॉन्फ़िगरेशन के लिए, P0 मीन्स ऑल आर वैकेंट, एम्प्टी, तो ये एक ही स्टेट होगी। अब ये थोड़ी कि ये वाला कम खाली है या ये वाला ज्यादा खाली है, नो, एक ही ऑप्शन है इसका। और P6 के लिए भी क्या है? ओनली वन, कि ऑल थ्री विल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन। तो इसकी भी केवल एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो इनकी माइक्रोस्टेट्स कितनी होती है? 1। बात करें हम P2 की। अब P2 में ये देखो, पहले P1 की। P1 में क्या है कि ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन x डायरेक्शन में हो सकता है, ये y में हो सकता है, ये z में हो सकता है। इसकी स्पिन अभी मैंने ऊपर दिखाई है, मीन्स क्लॉकवाइज, ये अपोजिट भी हो सकती है। तो इसके 6 डिफरेंट अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, जिनको हम माइक्रोस्टेट्स कहते हैं। तो इसकी 6 माइक्रोस्टेट्स मिलेंगी हमें। और अगर हम बात करें P5 की, तो होल फॉर्म्यूलिज्म, कौन सा फॉर्मूला कह रही हूं मैं? होल फॉर्म्यूलिज्म। इसके अकॉर्डिंग P1 में 1 इलेक्ट्रॉन है, 5 होल्स हैं, मीन्स 5 वैकेंसीज हैं। और P5 में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 वैकेंसी है। तो ये देखो, ये 1 वैकेंसी हो सकता है इस ऑर्बिटल में हो सकता है इसमें हो, या इसमें हो, या इट मे बी एट द साइट ऑफ क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन, और इट मे बी एट द साइट ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। इसमें देखो क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज वैकेंट है। अच्छा, वो इधर आ जाए तो क्लॉक एंटी क्लॉक, 2 आपके पास ऑप्शन है। सिमिलरली इसमें तो यू हैव 6 रिलेटिव अरेंजमेंट्स, डिफरेंट अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। तो इसके हम देखेंगे 6 माइक्रोस्टेट्स हैं। लेकिन अगर हम P2 और P4 की बात करें तो हमें इसकी माइक्रोस्टेट्स मिलती हैं 15, और P3 की बात करें तो इसकी माइक्रोस्टेट्स होती हैं 30। व्हेन यू हैव 30 और 15 और 6 अरेंजमेंट्स, तो क्या इन 6 की एनर्जी सेम होगी? देखो, P0 है तो उसकी तो स्टेट ही एक है, उसकी एक ही एनर्जी होगी। लेकिन जब P6 है, मीन्स P1 और P5 के लिए 6 माइक्रोस्टेट्स हैं, तो यहाँ पे एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसका क्या होगा? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा, और उसी का क्या होगा? स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा। और ये दोनों आपस में दे विल नॉट डू कपलिंग। जब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो उसमें कपलिंग नहीं होती, इसीलिए ये 6 एनर्जी स्टेट्स विल हैव सेम एनर्जी, इनकी एनर्जी बिल्कुल सेम होगी। लेकिन P15 और P20 में अरेंजमेंट्स कई तरह के हैं। देखो, कभी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों सेम स्पिन के हो सकते हैं, कभी अपोजिट स्पिन के हो सकते हैं, कभी वो एक ही शेल में हो सकते, एक ही ऑर्बिटल में हो सकते हैं ऐसे, और कभी वो अपोजिट अलग अलग ऑर्बिटल में हो सकते हैं। तो इनके
इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस या इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शंस, इंटरेक्शंस क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, क्योंकि अरेंजमेंट पॉसिबल डिफरेंट है तो उसके इंटरेक्शंस भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो बिकॉज ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस और इंटरेक्शंस यू कैन से दे आर ऑफ डिफरेंट एनर्जी। ये नॉन इक्वलेंट होती है, 15 स्टेट या 20 स्टेट्स ये नॉन इक्वलेंट है, पहली बात। अच्छा, नॉन इक्वलेंट है तो क्या ऑल 15 हैव डिफरेंट एनर्जी? मीन्स फर्स्ट की एनर्जी अलग है, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की, फिफ्थ की, सिक्स्थ की, सेवेंथ, एट्थ, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 ऑल हैव डिफरेंट एनर्जी? नो। इसमें से क्या होगा, कोई any 2, any 3, any 4, any 6 may have same energy, same electronic repulsion. Suppose in 6 के लिए, ये 6 के लिए क्या है, सेम है, तो इनका एक ग्रुप बन जाएगा, इनकी एनर्जी सेम होगी। और क्योंकि 6 एक जैसे तो इसमें 6 फोल्ड डीजनरेसी होगी। हो सकता है इन दो की एनर्जी सेम हो तो ये 2 फोल्ड डीजनरेसी वाला ग्रुप होगा, और अगर इन 3 की सेम है तो क्या हो जाएगा, ये 3 फोल्ड डीजनरेसी वाला होगा। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि ये जो डिफरेंट माइक्रोस्टेट्स हैं दे में हैव सिमिलर और डिफरेंट एनर्जी ग्रुप्स। इसमें कई ग्रुप्स हो सकते हैं और वो सिमिलर और डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के हो सकते हैं। तो दीज माइक्रोस्टेट्स आर ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट सेट ऑफ डीजनरेट सेट। ये डिफरेंट डीजनरेट सी वाले सेट्स में ग्रुप हो जाते हैं। तो 15 के 2 ग्रुप भी बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं, 4 भी, इट डिपेंड्स ऑन देयर इंटरेक्शंस। नेक्स्ट, ये जो एलएस कपलिंग है वो क्या होता है, इनके सेट कैसे बनते हैं, ये सेट बनते हैं एलएस कपलिंग से। जैसे आपके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का अपना अपना क्या था, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट था। ये दोनों आपस में कपलिंग करते हैं और एक रिजल्टेंट स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट देते हैं। फिर इसका अपना एक ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन था, इसका अपना ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन था। तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन से क्या करता है, कपलिंग करता है और आपको एक रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आपको मिलता है। अब ये दोनों आपस में, ये वाला और ये जो रिजल्टेंट है, ये दोनों भी आपस में कपलिंग करते हैं। ध्यान दो, इफ द एटॉमिक नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 30 से कम है या 30 है, उस केस में ये रिजल्टेंट S विल गेट कपल्ड विद रिजल्टेंट L। दोनों आपस में कपलिंग करेंगे और यू विल गेट अनदर क्वांटम नंबर जिसको हम कहते हैं J, मीन्स टोटल एंगुलर मोमेंटम। ये कहां से जनरेट होता है, ये जनरेट होता है रिजल्टेंट S और रिजल्टेंट L की कपलिंग से। और आप इसको J की वैल्यू को या इस पूरे एटम की एनर्जी को, जो जैसे 4 सेट बने तो 4 सेट में जो पहला सेट है उसकी अपनी एनर्जी होगी, दूसरा सेट है उसकी अपनी एनर्जी होगी, तीसरे की अपनी, चौथे की अपनी। तो इन सेट की एनर्जी को हम J से या उनकी एनर्जी को हम टर्म सिंबल से डिनोट करते हैं। और टर्म सिंबल कैसे लिखा जाता है, ये लिखा जाता है 2s+1 LJ। ये मल्टीप्लिसिटी है, L ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है और J टोटल एंगुलर मोमेंटम है। तो हमने देखा टर्म सिंबल हमारे पास आ गया। तो अब आप बता सकते हैं व्हाट इज टर्म सिंबल। टर्म सिंबल इज ए सिंबल विच गिव्स द एनर्जी स्टेट ऑफ एनी एटम और एनी कॉन्फ़िगरेशन। और आप कह सकते हैं टर्म सिंबल इज अ सिंबल विच गिव्स द टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। मतलब वो तीनों की इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है कि P2 कॉन्फ़िगरेशन का अगर ये अरेंजमेंट है तो उस अरेंजमेंट के लिए उसकी मल्टीप्लिसिटी इतनी होगी, उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इतना होगा, क्योंकि इससे हम इस सिंबल में तीनों की इंफॉर्मेशन गिवन होती है। तो ये था टर्म सिंबल। एंड नाउ वी विल कैलकुलेट टर्म सिंबल फॉर
P0, P1, 2, 3, 4, 5, 6 हम इन सारे कॉन्फ़िगरेशन के लिए 1 by 1 टर्म सिंबल को कैलकुलेट करेंगे. Before I find out term symbol for P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, I want to inform you one more thing कि जैसे LS कपलिंग होती है एटॉमिक नंबर इक्वल टू और लेस देन 30 के लिए, कि पहले हम एक एटम, सारे एटम्स का स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, सारे एटम्स का रिजल्टेंट मैग्नेट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करते हैं, फिर उसकी कपलिंग कराते हैं. तो क्या करते हैं हम ग्रेटर देन 30 के लिए, 30 से अगर ज्यादा है एटॉमिक नंबर, फिर भी हम क्या इसी कपलिंग स्कीम की हेल्प लेते हैं? नो. फिर हम हेल्प लेते हैं LS कपलिंग की जगह JJ कपलिंग. फिर हम JJ कपलिंग लेते हैं. और वो JJ कपलिंग क्या होती है? JJ कपलिंग होती है कि सपोज ये दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन का अपना एक स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट हुआ S1, इसका S2, दूसरा इसका अपना एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा L1, L2. अब पहले ईच इलेक्ट्रॉन का अपना स्पिन और अपना ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ये दोनों कपलिंग करेंगे एंड दे विल गिव यू रिजल्टेंट J फॉर दिस इलेक्ट्रॉन ओनली. नेक्स्ट ये दोनों वेक्टर कपलिंग करेंगे, S और L दोनों आपस में वेक्टर कपलिंग करेंगे. और इसके लिए आपको J2, सपोज ये J1 मिल गया. अब J1 और J2 दे विल डू कपलिंग. इस कपलिंग को हम बोलेंगे JJ कपलिंग. तो हमने देखा कि लेस देन 30 के लिए हम LS कपलिंग की हेल्प से टर्म सिंबल फाइंड आउट करते हैं, और मोर देन 30 के लिए हम JJ कपलिंग की हेल्प से टर्म सिंबल को फाइंड आउट करते हैं. और LS कपलिंग का नाम ही दूसरा नाम होता है RS कपलिंग, मीन्स रजल्स साउंडर्स कपलिंग. रजल्स साउंडर्स कपलिंग, जिसको अभी हम P1 से P6 तक सबके लिए इसी स्कीम की हेल्प से टर्म सिंबल फाइंड आउट करेंगे. First, we will calculate term symbol for P0 configuration. You know, P0 means no electron. तो L की वैल्यू कुछ भी नहीं आएगी, तो small l will be equal to 0. Similarly, small s will be equal to 0. तो total s भी क्या होगा? Total spin magnetic moment that will also be equal to 0. और total orbital angular moment that will also be equal to 0. दोनों आपके पास 0 होने वाले हैं. तो जब L इज इक्वल टू 0 होता है, तो जैसे स्मॉल s 0 होता है तो हम क्या लिखते हैं? S. ऐसे ही कैपिटल L की वैल्यू अगर 0 है तो हम टर्म भी कौन से लिखेंगे? S. और इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी? इफ यू पुट द वैल्यू s इज इक्वल टू 0 है, यू विल गेट 1. तो टर्म सिंबल क्या हो जाएगा इसका? 1s. अब इसके अंदर हमने J की वैल्यू क्यों नहीं लिखी? क्योंकि 0 प्लस 0 L प्लस एस विल रिमेन 0. और जब तक एक इलेक्ट्रॉन होता है L और S कपल ही नहीं करते, तो आपको यहाँ J की वैल्यू मेंशन करने की जरूरत नहीं है. तो यू विल गेट टर्म सिंबल 1s. एंड व्हाट अबाउट P6? अगर कॉन्फ़िगरेशन P6 होगा, देन क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी हियर, 2 हियर एंड 2 इन दिस ऑर्बिटल ऑल्सो. तो ये क्लोज्ड शेल बन चुका है. अब जब ये क्लोज्ड शेल है, तो अब आप इसके लिए L की वैल्यू रखेंगे, सबके लिए S की वैल्यू रखेंगे. तो वैसे रखने की जरूरत नहीं है, बट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन आई कैन टेल यू कि ये होगा. इसके लिए वैल्यू पहले S की निकाल लेते हैं. प्लस हाफ, माइनस हाफ, प्लस हाफ, माइनस हाफ, प्लस हाफ, माइनस हाफ. तो बताओ, जब सबका S प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस है, तो कैपिटल S विल बी इक्वल टू 0. L अगर हम देखें सबके लिए, तो L1 क्या है? +1. दूसरे के लिए भी क्या है? +1. फिर बीच के लिए हमने क्या मान लिया? 0. फिर नेक्स्ट के लिए भी 0. फिर नेक्स्ट इसके लिए हमने माना -1 और नेक्स्ट के लिए भी -1. ये सब कैंसिल हो जाएंगे. L विल बी इक्वल टू 0. जब L 0 है तो J भी क्या होगा? 0. तो मल्टीप्लिसिटी क्या होगी? 2s + 1 एंड यू आर गोइंग टू गेट द सेम सिंबल. तो P0 एंड P6 के लिए आपको सेम सिंबल मिलता है.
Now we are going to calculate term symbol for P1 configuration. P1 configuration means there is one unpaired electron and it is a open shell. अब ओपन शेल इलेक्ट्रॉन है तो S1 स्पिन क्या होगी इसकी प्लस हाफ, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो कैपिटल S क्योंकि उसमें एक ही है तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, रिजल्टेंट भी हाफ ही होगी। लेकिन इसका अगर हम देखें L1 ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, L1 के लिए 1 वैल्यू है क्योंकि ये P सबशेल में है, तो कैपिटल L भी क्या होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसी की वैल्यू ही क्या होगी, रिजल्टेंट होगी, तो यू विल गेट 1। और जब कैपिटल L 1 होता है तो हम क्या रखते हैं टर्म SP, क्योंकि L इज इक्वल टू 0 फॉर S, L इज इक्वल टू 1 फॉर P, तो आपको टर्म मिलती है P और मल्टीप्लिसिटी इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ S इज इक्वल टू हाफ तो यू विल गेट मल्टीप्लिसिटी 2। तो इसका जो टर्म सिंबल बनेगा वो क्या बनेगा, 2P। अब अगेन मैंने यहाँ J वैल्यू मेंशन नहीं की क्योंकि J क्या होता है, L प्लस एस से हम फाइंड आउट करते हैं जब दोनों की कपलिंग होती है। तो यहाँ जब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो L और S दे डू नॉट डू कपलिंग, तो इसलिए इसकी ये टर्म होगी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म और यही क्या होगा इसका ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, क्योंकि एक ही है वही सब कुछ डिनोट करेगा। और इफ आई कैलकुलेट टर्म सिंबल फॉर P5 में क्या होगा, इस तरीके से there will be 5 electrons and 1 will be unpaired। तो अब आप इसके लिए भी फाइंड आउट करेंगे तो होल फॉर्मूलिज्म से P5 और P1 का टर्म एक ही आएगा, तो दोनों के लिए आपको टर्म सिंबल मिलता है 2P। नाउ वी विल फाइंड आउट टर्म सिंबल फॉर P2 कॉन्फ़िगरेशन। P2 कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हैं P ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट we will find out the value of S, then we will find out the value of L, and क्योंकि यहाँ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ LS कपलिंग भी होगी, तो we have to find out the value of J also। तो सबसे पहले आप देखेंगे पहले इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू S1 इज इक्वल टू हाफ, और सेकंड के लिए भी क्या होगा, हाफ होगा। 2 इलेक्ट्रॉन है दोनों के लिए हमने हाफ माना, तो अब वो क्या हो सकता है, हाफ प्लस हाफ से हाफ माइनस हाफ तक S की वैल्यू हो सकती है। कहां तक हो सकती है, S1 प्लस S2 से S1 माइनस S2 तक। तो आप क्या होगा, हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1, हाफ माइनस हाफ इज इक्वल टू 0। सो यू हैव 2 वैल्यूज ऑफ S। कैपिटल S मीन्स ऑर्बिटल वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट L की वैल्यू फाइंड आउट करें तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में है, P सबशेल में, सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी किसमें है, P सबशेल में, तो इसके लिए L1 इज इक्वल टू 1, सेकेंड के लिए L2 इज इक्वल टू 1। तो L की वैल्यूज कहाँ होंगी, L1 प्लस L2 से L1 माइनस L2 तक होंगी। तो L1 प्लस L2 क्या होगा 2 और L1 माइनस L2 क्या होगा 0। तो 2 वैल्यूज तो ये हो गई कि जब 2 वेक्टर पैरेलल है तो मैक्सिमम वैल्यू और एंटी पैरेलल है तो मिनिमम वैल्यू। लेकिन इनके बीच में अगर कोई और एंगल है तो हम क्या देखते हैं, -1 करके हम बीच की वैल्यूज को फिल करते हैं, मैक्सिमम से मिनिमम तक हम -1 करते जाते हैं, तो वी विल गेट ओनली 1 मोर वैल्यू 210। तो यू हैव 3 वैल्यूज फॉर L। तो पहले हम इसकी एटॉमिक टर्म्स निकालेंगे, फिर हम टर्म सिंबल्स फाइंड आउट करेंगे। तो आप ध्यान दो कि जब L इज इक्वल टू 2 है तो S की वैल्यू 1 भी हो सकती है 0 भी हो सकती है। सिमिलरली व्हेन L इज इक्वल टू 1 तो S की वैल्यू 1 0 और L इज इक्वल टू 0 तो S की वैल्यू 1 0 कुछ भी हो सकती है। तो फर्स्ट केस मैं कंसीडर कर रही हूँ व्हेन L इज इक्वल टू 2 1 0 एंड S इज इक्वल टू 1, मतलब मैं इसकी कपलिंग, इन तीनों की कपलिंग S के साथ करा रही हूँ। तो सबसे पहले आप L इज इक्वल टू 2 से देखेंगे आप तो क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू 2 मीन्स कौन सी टर्म हो जाएगी है D, क्योंकि SPD तो 0 1 2 टर्म होती है और S इज इक्वल टू 1 है तो मल्टीप्लिसिटी क्या होगी 3, तो आपको टर्म मिलती है 3D। और व्हेन L इज इक्वल टू 1 तो क्या होगा P और मल्टीप्लिसिटी क्या होगी 3। सिमिलरली व्हेन L इज इक्वल टू 0 तो यू विल गेट टर्म S एंड S इज इक्वल टू 1 तो मल्टीप्लिसिटी 3। ये आपका हो गया जब L और S आपने सिर्फ एटॉमिक टर्म्स लिखी हैं। नेक्स्ट
अगर आप L इज इक्वल टू 2 1 0 को S इज इक्वल टू 0 से कपलिंग कराते हो, सेकेंड केस L इज इक्वल टू 2 1 0 और S इज इक्वल टू 0, तो अब क्या होने वाला है, मल्टीप्लिसिटी 1 होगी और टर्म 0 1 2 के लिए SPD रहेंगी, तो 1D 1P एंड 1S। तो आपको कितनी टर्म्स मिल गई, 6 टर्म्स मिल गई। और ये ऑल 6 टर्म्स पॉसिबल होती हैं किसमें, एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन में, जब एक इलेक्ट्रॉन 2p में है और दूसरा इलेक्ट्रॉन किस में है, 3p में। इस तरीके से अगर कॉन्फ़िगरेशन है तो ऑल 6 टर्म्स आर पॉसिबल। और वैसे आप जानते हैं कि p2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए 15 माइक्रोस्टेट्स आती हैं। तो अब हम देखेंगे कौन सी टर्म कितनी बार आती है माइक्रोस्टेट में, या वो कितनी स्टेबल होगी, उसकी एनर्जी कम होगी या ज्यादा होगी, हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो अब मैं इनमें मेंशन करने वाली हूँ J की वैल्यूज, यानी कि ये एटॉमिक टर्म्स थी, अब मैं फाइंड आउट कर रही हूँ टर्म सिंबल्स। तो टर्म सिंबल में मुझे क्या मेंशन करना पड़ेगा, J क्या होता है, J होता है L प्लस S से L माइनस S तक। मैक्सिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू L प्लस S एंड मिनिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू L माइनस S, और जो बीच की वैल्यूज है वो -1 -1 -1 करेंगे। तो सबसे पहले इस टर्म के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं 3D के लिए। तो 3D के लिए L इज इक्वल टू क्या था, 2, L इज इक्वल टू 2 और S इज इक्वल टू क्या था, 1। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 से 2 माइनस 1 तक, मीन्स 3 से लेके 1 तक। तो आपको जो वैल्यूज मिलेंगी 3 2 1, ये J वैल्यूज मिल गई। तो इसकी जो टर्म सिंबल्स बनेंगे फर्स्ट के, इसके टर्म सिंबल्स होंगे 3D3, 3D2, 3D1। ओके, J की वैल्यू मैंने नीचे मेंशन कर दी। नेक्स्ट 3P के लिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L, L इज इक्वल टू 1। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रही हूँ L की 1 और यहाँ पे भी L की वैल्यू 1। तो अब आपको कौन सी वैल्यूज मिलने वाली है, 1 प्लस 1 मैक्सिमम से 1 माइनस 1 मिनिमम तक। तो 1 प्लस 1 होगा 2 और 1 माइनस 1 0, तो बीच में कौन सी वैल्यू आएगी, 1। तो 2 1 0 आर 3 वैल्यूज ऑफ J। तो इस टर्म के लिए 3 वैल्यूज ऑफ J हैं 3P2, 3P1, 3P0। ओके, नेक्स्ट 3S के लिए। अब 3S के लिए ध्यान दो, S के लिए क्या होता है, वैल्यू S इज इक्वल टू यहाँ पे 1 है, सॉरी S के लिए L इज इक्वल टू क्या होता है 0, लेकिन यहाँ S इज इक्वल टू क्या है 1 और L इज इक्वल टू क्या है 0। तो अब मैं इसके लिए L की वैल्यू रखने वाली हूँ 0, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी 3 है तो S की वैल्यू 1 रहेगी। 0 प्लस 1 से और 0 माइनस 1, या आप ऐसे समझ लो 1 माइनस 0, दोनों में से जब एक वेक्टर, क्योंकि आप वेक्टर में जानते हो जैसे 1 प्लस 1 करो या ये वाला 1 प्लस 1 करो, वैल्यू एक ही आती है। सिमिलरली जब एक वेक्टर 0 है, कोई सा भी एक 0 है, L या S, तो अब आप इसमें 0 को जोड़ो या 0 को माइनस करो, आंसर क्या आने वाला है आपके पास सेम। तो ये आपके पास 1 प्लस 0 या 1 माइनस 0, आपके पास एक ही J वैल्यू आएगी एंड दैट विल बी इक्वल टू 1। तो आपके पास एक टर्म सिंबल बनेगा जिसे मैं लिखूंगी 3S1 से। ओके, नेक्स्ट अब मैं इनकी बात करूं तो इसके लिए देखो मल्टीप्लिसिटी 1 है, इट मीन्स कैपिटल S इज इक्वल टू 0 है, एक वेक्टर आपको पता चल गया। दूसरा L इज इक्वल टू क्या है 2, तो अब मैं वैल्यू रखूंगी 2 प्लस 0 और 2 माइनस 0। तो अगेन एक ही वैल्यू आपको मिलने वाली है, तो ये हो जाएगा 1D2। 2 में आप 0 ऐड करेंगे तो 2 ही रहेगा। सिमिलरली इसमें L इज इक्वल टू 1 है, तो आपको मिलेगा 1 प्लस 0 1 माइनस 0 मीन्स 1, तो टर्म मिलेगी 1P1। और इसके लिए आपको क्या मिलेगा, क्योंकि दोनों ही 0 है, वो भी 0 और वो भी 0, तो आप चाहे 0 मत लिखो और चाहे आप लिखना चाहो तो यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। जब दोनों ही वेक्टर 0 हो जाएंगे तो J विल बी इक्वल टू 0। तो आपने देखा इसके लिए कितनी टर्म्स आती हैं,
10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो कार्बन अगर एक्साइटेड स्टेट में है तो आपको ये 10 एनर्जी स्टेट्स मिलती हैं जिनको आप टर्म सिंबल कहते हैं। तो क्या ग्राउंड स्टेट में भी ये सारी टर्म्स पॉसिबल होती हैं? अब हम देखते हैं कौन सी स्टेट पॉसिबल है और कौन सी स्टेट पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसिडर वेदर 3D state is possible or not. 3D term is possible or not. देखो 3D के लिए L की वैल्यू 2 होनी चाहिए, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 2 होना चाहिए, यानी कि L1 और L2 दोनों को कितना होना चाहिए? 1. ये भी 1, ये भी 1, तभी तो L1 प्लस L2 विल बी इक्वल टू 2। अब देखो एक ऑर्बिटल के लिए होता है +1, दूसरे के लिए 0, तीसरे के लिए -1। अब अगर आपने पहला इलेक्ट्रॉन इसमें रखा तो आपको L1 आ गया 1, दूसरा भी आपने इसी में ऐड करना है और आपको मल्टीप्लिसिटी कितनी चाहिए? 3। तो इट मीन्स दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए? अनपेयर्ड, यानी कि सेम स्पिन के होने चाहिए। और अकॉर्डिंग टू हुड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी लॉ क्या कहता है कि एक ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन तो रह सकते हैं, लेकिन सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके सारे शेल्स में जाते हैं, फिर उनकी पेयरिंग स्टार्ट होती है। तो अब आप बताओ क्या इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है ग्राउंड स्टेट में? नो। तो अब ये वाली टर्म पॉसिबल नहीं होगी। और एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन 2p से 3p में चला जाएगा। अब देखो L1 इज इक्वल टू 1, L2 इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये भी p है, ये 2p है, ये आपका 3p है, तो दोनों के लिए 1 1 हो गया और दोनों के लिए स्पिन हाफ हो गई, तो मल्टीप्लिसिटी भी 3 रह गई और L इज इक्वल टू 2। तो ये वाली टर्म पॉसिबल है ओनली इन एक्साइटेड स्टेट, नॉट इन ग्राउंड स्टेट। सिमिलरली जब 3D टर्म ही पॉसिबल नहीं है तो एंगुलर मोमेंटम चाहे 3 हो, चाहे 2 हो, चाहे 1 हो, ये वाली टर्म्स पॉसिबल ग्राउंड स्टेट में नहीं है, एक्साइटेड स्टेट में है। नेक्स्ट अब हम बात करें 3p2 की। अब 3p2 के लिए आपको L इज इक्वल टू क्या चाहिए? 1, तभी तो p टर्म लिखी हुई है आपने। नेक्स्ट आपको मल्टीप्लिसिटी कितनी चाहिए? 2। तो इसमें आपको एक की वैल्यू 1, दूसरे की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। तो देखो बिल्कुल पॉसिबल है कि आप एक इसमें रख दो, दूसरा इसमें रख दो, इसके लिए L इज इक्वल टू 1, इसके लिए L2 इज इक्वल टू 0, दोनों का सम क्या हो जाएगा? 1 और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, मल्टीप्लिसिटी विल बी इक्वल टू 3। तो आपकी ये तीनों टर्म्स ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन में पॉसिबल हैं। नेक्स्ट 3s। अब 3s के लिए क्या होता है? ध्यान दो कि आपको L इज इक्वल टू चाहिए 0 और मल्टीप्लिसिटी चाहिए 3। तो कैसे पॉसिबल है जब दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो? तो देखो एक आप इधर रख दो और एक आप इसमें रख दो, तो एक के लिए L1 विल बी इक्वल टू 1, दूसरे के लिए L2 विल बी इक्वल टू -1। तो दोनों का सम क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा और 0 आ जाएगा और मल्टीप्लिसिटी कितनी रह जाएगी? 3। तो इट मीन्स दिस स्टेट इज पॉसिबल। नाउ वी सी 3s1 टर्म। 3s1 मीन्स L इज इक्वल टू 0 चाहिए आपको और मल्टीप्लिसिटी कितनी चाहिए? आपको 2 चाहिए। तो मल्टीप्लिसिटी 3, तभी तो आपने इसको 3s लिखा है। तो अब ये देखो कि क्या ये पॉसिबल है कि जैसे कि +1 0 -1 था तो मैं दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें रखूं और सेम स्पिन के साथ रखूं? इज इट पॉसिबल? नो। तो इसलिए ये वाली टर्म पॉसिबल नहीं होगी। नेक्स्ट आई विल चेक 1d2। 1d2 के लिए L इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 2 और मल्टीप्लिसिटी 1, यानी कि 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसे पॉसिबल है कि मैं दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक ही में रख दूं? तो L1 विल बी इक्वल टू 1, L2 विल बी इक्वल टू 1 और दोनों का सम कितना आ जाएगा? 2। साथ में स्पिन देखो अनपेयर अपोजिट है तो 0। तो ये वाली टर्म पॉसिबल है ग्राउंड स्टेट में, तो दिस इज पॉसिबल। नेक्स्ट आई विल चेक 1p1। अब नाउ आई विल चेक फॉर 1p1। 1p1
कैसे हो सकता है कि जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो L1 और L2 है इनका टोटल इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 1, कैपिटल L1 हो। तो जब एक की वैल्यू 1 तो दूसरा किस में होना चाहिए, नेक्स्ट में 0 के लिए, मतलब L1 इज इक्वल टू 1 है तो L2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, तभी इन दोनों का सम क्या आएगा 1। और आप लिखेंगे इसको P टर्म, तभी इसको P से डिनोट कर सकते हैं। और दोनों क्या हो, पेयर्ड हो, मीन्स इनकी स्पिन अपोजिट हो। तो देखो ये तो हुंड्स लॉ नहीं कहता। हुंड्स लॉ क्या कहता है कि पहले सेम स्पिन से ऑर्बिटल्स फिल होंगे, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी या इन्वर्जन ऑफ स्पिन स्टार्ट होगा। तो इसीलिए ये वाली टर्म ग्राउंड स्टेट में पॉसिबल नहीं है। नाउ आई चेक फॉर 1s0। 1s0 टर्म पॉसिबल है या नहीं, इसको हम देखते हैं। इसके लिए L इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, मीन्स दोनों का L1 और L2 का टोटल क्या होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू 0, तभी आप इसको S टर्म से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए 0, तभी मल्टीप्लिसिटी 1 आएगी। तो मीन्स दोनों अपोजिट स्पिन के हों। तो देखो अगर मैं दोनों को ऐसे फिल कर दूं तो तब तो पॉसिबल है। तो अब आप क्या कह सकते हैं कि ये वाला कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में पॉसिबल है, तो इसीलिए ये वाली स्टेट भी पॉसिबल होती है। तो आपने देखा आउट ऑफ 10 5 स्टेट्स आर पॉसिबल एंड 5 स्टेट्स आर नॉट पॉसिबल। जो पॉसिबल स्टेट्स हैं इनको मैं इधर लिख रही हूँ, 3p1, 3p0 और 3p2, और नेक्स्ट है आपका 1d2, 1d2 के बाद 1s0। ये 5 स्टेट्स आर पॉसिबल। अब हम इनको ये देखेंगे कि जो P2 कॉन्फ़िगरेशन था इसके लिए कितनी माइक्रोस्टेट्स पॉसिबल थी, 15 माइक्रोस्टेट्स में से अब हम उनके 5 ग्रुप बनाएंगे, क्योंकि ये आपने देखा 5 पॉसिबल है। 5 में भी मेनली तो 3 ग्रुप ही बनने वाले हैं आपके पास, एक 3p के लिए, दूसरा 1d के लिए और तीसरा 1s के लिए। कितनी स्टेट्स, कितनी माइक्रोस्टेट्स की सेम एनर्जी होगी जो 3p के इक्वलेंट होगी या जिनको हम 3p से डिनोट कर सकते हैं, और कितनी माइक्रोस्टेट्स ऐसी होंगी जिनको हम 1d से डिनोट कर सकते हैं, और कितनी माइक्रोस्टेट्स ऐसी होंगी जिनको हम 1s से डिनोट कर सकते हैं। ध्यान दो, 1d मीन्स L इज इक्वल टू क्या है 2। तो L इज इक्वल टू 2 होने से अब टोटल L की कितनी, मतलब अब मैं यहाँ ML फाइंड आउट कर रही हूँ कि L की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं। तो आप लिखेंगे +2 +1 0 -1 -2, ये वैल्यूज पॉसिबल हैं L की 5। और आपको स्पिन कितनी रखनी है 0, तभी तो मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी 1। तो इन 5 स्टेट्स के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है, क्या रखना है आपको, S इज इक्वल टू 0। तो 5 डिफरेंट स्टेट्स आर पॉसिबल फॉर 1d। तो 1d जो टर्म है ये 5 माइक्रोस्टेट्स को डिनोट करेगी। नेक्स्ट 3p के लिए क्या होता है, L इज इक्वल टू 1। L इज इक्वल टू 1 से अब मैं ML की वैल्यूज फाइंड आउट करूं तो क्या होंगी, 3 वैल्यूज होंगी, +1 0 -1। और यहां ध्यान दो 3p है, मल्टीप्लिसिटी कितनी है 3, तो कैपिटल S कितना है 1। तो व्हेन S इज इक्वल टू 1 तो MS की वैल्यूज क्या होंगी, MS की वैल्यूज भी होंगी +S से -S तक, तो +1 0 -1। तो ये वाली टर्म के साथ इसकी कपलिंग हो सकती है, इसकी हो सकती है, इसकी 3 टर्म्स हो गई। फिर इसके साथ इसकी हो सकती है, इसकी हो सकती है, इसकी 3 टर्म्स इसके लिए हो जाएंगी। फिर 3 टर्म्स 1 2 3, तो टोटल आपको कितनी टर्म्स मिलने वाली है 9। तो 9 टर्म्स, 9 मतलब माइक्रोस्टेट्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करेंगी 3p को, या उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे 3p से। अब देखो आउट ऑफ 15 14 तो हमारे पास कवर हो गई, रेस्ट क्या बचेगी 1। उसके लिए क्या होगा, इस 1s के लिए L is equal to 0। Now I am going to discuss 1s। 1s के लिए L is equal to 0। अब 0 में अगर मैं ML काउंट करूं तो वो भी क्या रहेगा 0, +0 -0 तो कुछ होता ही नहीं। नेक्स्ट इसकी मल्टीप्लिसिटी अगेन कितनी है 1, इट मीन्स कैपिटल S क्या है 0।
तो S इज इक्वल टू 0 है, तो MS भी क्या होगा, 0 होगा। तो अब आपके पास कितनी पॉसिबिलिटी है, ML इज इक्वल टू 0, MS इज इक्वल टू 0, एक। ये वाली टर्म केवल इसी के साथ कपलिंग कर सकती है और एक माइक्रोस्टेट डिनोट होगी 1s से। तो आप हम देखते हैं कि आउट ऑफ 15 माइक्रोस्टेट्स 9 माइक्रोस्टेट्स को हम 3p से उनकी एनर्जी को डिनोट कर सकते हैं और 5 को डिनोट कर सकते हैं 1d से और एक टर्म को डिनोट कर सकते हैं 1s से। तो ये थी p2 की माइक्रो स्टेट्स और उनको हम कितनी टर्म से डिनोट कर सकते हैं। दीज आर 15 डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट्स फॉर P2 कॉन्फ़िगरेशन। अब आप ध्यान दो, P2 के लिए आप जैसे ये +1 है, ये 0 और ये -1, हमने ये L की वैल्यूज कंसीडर कर ली हैं। पहला इलेक्ट्रॉन अगर इसमें है 1 में और इसमें, तो क्या होगा, कैपिटल L विल बी इज इक्वल टू 1। तो जब कैपिटल L 1 है तो आप इसके लिए टर्म लिखेंगे P, और क्योंकि दोनों अनपेयर्ड है तो ये 3p टर्म को डिनोट करेगा। मीन्स ये कॉन्फ़िगरेशन 3p को डिनोट कर रहा है। लेकिन नेक्स्ट में आप देख रहे हो क्या कि एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन इन्वर्ट हो गई है। तो अब 1 + 0 क्या हो गया, 1 + 0 1 हो गया। अब वो 1 जरूरी तो नहीं कि वो इसका हो, जैसे D के लिए होता है +2 + 1 0 -1 -2, या P के लिए होता है +1 0 -1, कुछ भी हो सकता है। तो वो 1 क्या हो सकता है, इसका भी हो सकता है और इस वाली टर्म का भी हो सकता है। तो हमने जैसे यहाँ पे, क्योंकि वो दो अनपेयर्ड थे इसलिए हमने उसको किसमें माना था, P में। लेकिन अब क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन स्पिन कर मतलब फ्लिप कर गया है, तो वो दोनों में से किसी में भी हो सकता है, या तो D में हो सकता है या P में हो सकता है। तो अब हम क्या, या तो D वाली स्टेट होगी या P वाली स्टेट होगी। तो अब मैं इसको 1D भी लिख सकती हूँ और मैं इसको लिख सकती हूँ 3p। अब 3p क्यों लिखूंगी, अगर ये p ऑर्बिटल में ही है तो क्या है, ये अपोजिट स्पिन का है और मल्टीप्लिसिटी कितनी रहेगी, 3 रहेगी। लेकिन मैं अगर इसको D स्टेट में मानती हूँ तो क्या होगा, ये दोनों पेयर अप हो जाएंगे और ये हो जाएगा मल्टीप्लिसिटी 0। क्योंकि आपने देखा था 1D, D कब बन रहा था, जब केवल दोनों के लिए 1 कब आता है, जब दोनों एक ही ऑर्बिटल में हो तब आता है। तो इसका मतलब 1D में मानेंगे तो हम इसको 0 वाला मानेंगे, 0 अनपेयर्ड वाला, और P में मानेंगे तो 2 अनपेयर्ड। सिमिलरली इस केस में आप देखो ये 1D भी हो सकता है, 3p भी हो सकता है, लेकिन इसमें दोनों की सेम स्पिन है तो मैं इसको किसमें कंसीडर करूंगी, 3p में। अब दोनों की सेम स्पिन है तो 3p में, लेकिन जब दोनों की अपोजिट हो गई तो वो 3p भी हो सकता है, 1d भी हो सकता है, और दोनों p में मानेंगे तो 3p। और देखो अब +1, इसके लिए +1, इसके लिए -1। तो अब जरूरी थोड़ी है कि +1 -1 जो है 0 होके वो D वाला 0 ही बना रहे हो सकता है वो P वाला 0 भी हो, क्योंकि P के लिए भी +1 0 -1 होता है, D के लिए भी 2 1 0 -1 -2 होता है। तो इस तरीके से ये दोनों में से किसी एक टर्म को डिनोट कर सकते हैं। जहां भी ऐसा अपोजिट केस आएगा कि दोनों अपोजिट इलेक्ट्रॉन है और अलग अलग ऑर्बिटल में है, तो या तो उसके लिए 1D होगी या उसके लिए 3p होगी, दोनों में से कोई एक, या तो इधर से बिलोंग करेगा या इधर से या सॉरी इधर से करेगा। नेक्स्ट अब देखो दोनों की क्या हो गई, सेम हो गई, तो अब मैं इसको क्या मानूंगी, 3p। अब ये फिर दोनों की सेम है तो क्या होगा, 3p। अब दोनों की इन्वर्टेड हो गई, एक की क्लॉक है एक की एंटी क्लॉक, तो 3p भी हो सकता है 1dp। इसमें भी दोनों है तो 3p या 1d, और ये दोनों सेम अपोजिट है लेकिन सेम है, तो इसको मैं क्या कंसीडर करूंगी, 3p। तो मैंने कितनी टर्म्स आपको बताई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टर्म्स हो चुकी हैं। और यहाँ जो मैंने टर्म लिखी है वो 12 से ज्यादा लिखी है, क्योंकि D की आप जानते हो केवल 5 टर्म्स ही हो सकती है D की। कौन सी स्टेट के साथ, मल्टीप्लिसिटी 1 के साथ, लेकिन P की सारी कौन सी होंगी, मल्टीप्लिसिटी 3 के साथ। अब देखो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो, एक ही ऑर्बिटल में हो, पेयर अप हो, इधर या इधर, जब ये इसमें होंगे तो क्या होगा, 0 होगा, कैपिटल L 0 होगा, वो इसको डिनोट करेगा, इस वाले, ये S के लिए है वैल्यूज,
ये P के लिए है, ये D के लिए है। तो जब S है तो 1s, क्योंकि दोनों पेयर्ड हैं। और जब ये 0 है, देखो दोनों के लिए +2 कब होगा, स्पिन तो 0 हो गई, लेकिन दोनों के लिए पहला इलेक्ट्रॉन भी P में, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी P में, तो कैपिटल L क्या हो गया 2, तो वो ये वाली टर्म को डिनोट करेगा और ये हो जाएगा 1d। अच्छा, और जब ये इधर चला जाएगा तो पहले के लिए भी -1, दूसरे के लिए भी -1, तो कैपिटल L क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। और -2 किस में आता है, केवल D में आता है। तो यहाँ ध्यान दो कि ये वाली टर्म 1d को, ये 1d को और ये 1s को डिनोट करेगी। इस तरीके से ये टोटल कितनी टर्म्स हो जाती हैं, 15। अब 15 में मैंने ये जो सिंबल लिखे हैं ये 15 से ज्यादा लिखे हैं। देखो ये 15 तो एक साथ लिखे ही हैं, 16, 17, 18, 19, 20, 21 सिंबल लिखे हैं। क्यों लिखे, क्योंकि ये इन दोनों में से कोई एक है, ऐसे ही ये इन दोनों में से कोई एक है। अगर ये वाली है तो ये दूसरी वाली होगी। तो इस तरीके से ये 4 में से इन दोनों के लिए एक बार 1d आएगा, एक बार 3p आएगा। सिमिलरली इन 4 के लिए एक बार 3p आएगा, एक बार इसके लिए अगर 3p लिख दिया तो ये 1d होगा। सिमिलरली इनके लिए क्या होगा, इसके लिए अगर 3p लिखा है तो इसके लिए क्या होगा 1d। मीन्स कि आपको लिखी हुई ये 6 एक्स्ट्रा टर्म्स दिख रही हैं, लेकिन एक्चुअली वो कोई सी 6 है। यानी कि ये वाली 3 इधर है तो दूसरी वाली 3 इधर आएंगी। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसकी 15 आती हैं। या तो आपको 3 बार 1d छोड़ना पड़ेगा और 3 बार क्या छोड़ना पड़ेगा, आपको 3p छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम इसकी माइक्रोस्टेट्स 15 को कैटेगराइज करते हैं। स्टूडेंट्स, इसको अगर आप ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन अगर आप इसको जल्दबाजी में समझेंगे तो इट विल टेक टाइम एंड यू विल फील कंफ्यूज्ड। इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, आपने सिर्फ स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, इसको फॉलो अप करना है। तो ये थी टर्म्स किसके लिए, P2 के लिए। अब अगर मुझे P4 के लिए फाइंड आउट करनी है तो P4 की टर्म्स भी सेम ऐसी की ऐसी होती हैं और होल इलेक्ट्रॉन होल फॉर्म्युलिज्म के मैकेनिज्म से जो P2 की टर्म्स होंगी सेम वही टर्म सिंबल्स P4 के लिए होंगी। अब मैं इनमें डिसाइड करूंगी कि इन 5 टर्म्स में से कौन सी टर्म ग्राउंड स्टेट टर्म होगी। अभी मैंने इनके आगे J की वैल्यूज नहीं लिखी है, मैं अभी J की वैल्यूज भी लिख के आपको ये बताऊंगी कि कौन सी टर्म ग्राउंड स्टेट टर्म होने वाली है। अब हम P2 और P4 कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो टर्म्स आई थी इनको एनर्जी वाइज अरेंज करेंगे, किसकी एनर्जी ज्यादा है किसकी कम, या ग्राउंड स्टेट एनर्जी स्टेट कौन सी है। ध्यान दो, ये आपकी 5 टर्म्स वही हैं जो हमने अभी निकाली थी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स। और आपने साथ में क्योंकि J वैल्यू लिखी हुई है तो ये किसको डिनोट कर रही है, ये आपकी कर रही है टर्म सिंबल को। तो ये आपके पास थी 3p2, 3p1, 3p0, 1d2 एंड 1s0। ये आपके पास टर्म्स हैं। अब ध्यान दो, पहले हम इनको स्प्लिट करेंगे या इनकी एनर्जी को स्प्लिट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीप्लिसिटी। मीन्स जिसकी मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है वो लीस्ट एनर्जी वाली स्टेट होगी और जिसकी मल्टीप्लिसिटी कम है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। यानी कि ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। तो ये देखो तीनों टर्म्स 3p2, 3p1, 3p0, इन तीनों ही टर्म्स में मल्टीप्लिसिटी 3 है तो इनकी एनर्जी कम होगी, लेकिन इन दोनों की एनर्जी ज्यादा होगी। 1d2, 1s0 की एनर्जी ज्यादा होगी। अब देखो इनमें भी टाई है, अभी तीन है टर्म सिंबल और तीनों की एनर्जी बराबर आ रही है। अब हम ध्यान देंगे कि ये कॉन्फ़िगरेशन, ये जो टर्म्स लिखी गई हैं P2 के लिए लिखी गई है या P4 के लिए लिखी गई है। सिमिलरली यहाँ पे ये 2 टर्म्स थी 1d2, 1s0, इनमें भी टाई है। अब इनकी टाई को कैसे ब्रेक करेंगे कि इनमें कौन सा कम स्टेबल है कौन सा ज्यादा स्टेबल है। तो पहले हम इनको ब्रेक करने के लिए L की वैल्यू को कंसीडर करते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ L इज स्टेबल। पहले हम देखते हैं फर्स्ट रूल कौन सा होता है, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, वो स्टेबल होता है। सेकेंड होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ L। अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ L देखो इसके लिए D है तो D नीचे आ जाएगा, इसके लिए S
ये L इज इक्वल टू 2, ये L इज इक्वल टू 0, तो ये दोनों स्प्लिट हो गए। लेकिन इन तीनों का टाई अभी भी बना हुआ है, क्योंकि तीनों में ही P आ रहा है, तीनों के लिए L इज इक्वल टू क्या है 1। तो अब हम इनको, थर्ड रूल होता है जे से कैसे स्प्लिट करते हैं कि अगर ये टर्म्स लिखी गई हैं P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए, मीन्स लेस देन हाफ फील्ड के लिए, तो 3A रूल क्या होता है कि अगर लेस देन हाफ फील्ड के लिए है, लेस देन हाफ फील्ड के लिए, तो क्या होगा, लोअर वैल्यू ऑफ J विल बी स्टेबल। तो मैं इसको क्या लिखूंगी, 3P0, 3P1 और ये लिखूंगी 3P2। तो अब देखा इन तीनों की टाई भी ब्रेक हो गई, तो आपको सबसे स्टेबल ग्राउंड स्टेट टर्म कौन सी मिली, 3P0। अच्छा, लेकिन अगर यही टर्म्स लिखी जाती P4 के लिए, तो अब हम इनको कैसे फाइंड आउट करते या कैसे अरेंज करते एनर्जी के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ध्यान दो, पहले इन पांचों टर्म्स को हम यहाँ लिखते और मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी से ये 3 नीचे आती है, 2 ऊपर आती है। फिर हम L की वैल्यू देखते, इनके लिए L की वैल्यू सेम है, लेकिन इनमें L की वैल्यू इसके लिए ज्यादा है, तो ये नीचे और ये ऊपर। यहाँ के फिगर में कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन अब जब हमें P4 के लिए देखना है, तो P4 के लिए B रूल लगेगा कि मोर देन हाफ फील्ड के लिए, किसके लिए, मोर देन हाफ फील्ड के लिए हायर वैल्यू ऑफ J इज स्टेबल। हायर वैल्यू ऑफ J मीन्स यहाँ पे ये आ जाएगा 3P2, ये 3P1 और 3P0। तो मीन्स ग्राउंड स्टेट टर्म विल बी 3P2। जो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल है, इट विल बी 3P2 फॉर P4 एंड 3P0 फॉर P2। सो अब आपने देखा कि होल फॉर्मुलिज्म से आपने बाकी सारी कैलकुलेशन को तो बचा लिया कि आपको नहीं करनी पड़ी, लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ टर्म सिंबल को आपको देखना ही पड़ेगा कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है। सो दिस वाज ऑल अबाउट P2 एंड P4 एंड नाउ वी विल सी P3 एंड P5, P3 and P6. Now we will find out term symbol for P3 configuration. P3 कॉन्फ़िगरेशन में इस तरीके से 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन P सब शेल में होते हैं। अब आप ध्यान दो, यहाँ हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे नहीं कि तीनों के लिए एक साथ हम S की वैल्यू या L की वैल्यू फाइंड आउट करते, नो, हम पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए फाइंड आउट करते। जैसे इन दोनों के लिए आपने P2 में भी काउंट किया था कि कैपिटल S की वैल्यू जो है स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। अच्छा, अब इन दोनों ही वैल्यूज में हम थर्ड इलेक्ट्रॉन की स्पिन एंगुलर मोमेंटम वैल्यू को या तो जोड़ेंगे या उसको माइनस करेंगे, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो, जब ये 0 है और मैंने इसकी स्पिन वैल्यू को हाफ को ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया, हाफ। और आपको पता है जब एक वेक्टर 0 है तो दूसरे को आप चाहे ऐड करो या 0 को माइनस करो, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसलिए हाफ में आप 0 ऐड करो या हाफ में आप 0 को माइनस करो, सेम रहने वाला है, तो ये हाफ ही रहेगा। लेकिन दूसरी वैल्यू थी इसकी 1, जब दोनों ये सेम स्पिन में थे 1 थी, तो 1 में क्या है, आप ध्यान दो, आपने हाफ को जोड़ा तो ये हो जाएगा 3/2 और 1 में आपने हाफ को माइनस किया तो ये हो जाएगा हाफ। तो आपके पास अब टोटल कितनी वैल्यूज आएंगी स्पिन की, आपके पास एक 3/2 आएगी, एक आएगी 1/2। और 3/2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगी 2s + 1, उसकी वैल्यू होगी 4, और 1/2 के अकॉर्डिंग जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगी वो होगी आपकी 2, क्योंकि आप s की वैल्यू एक बार हाफ रख दीजिए और दूसरी बार कैपिटल S की वैल्यू 3/2 रख दीजिए। नेक्स्ट L, सिमिलर वे में पहले हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे ओनली फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो वो आपने देखा था कि L1 की वैल्यू 1, L2 की वैल्यू 1, तो क्या आती थी आपके पास L1 + L2 से लेके L1 - L2 तक आती थी, तो 2, 1, 0 आती थी। 3 वैल्यूज आपको P2 के केस में मिलती थी। अब इसमें तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी L की वैल्यू क्या है, 1 है, L
जो है वो 1 है। तो अब इसमें वो 1 ऐड भी हो सकता है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। सिमिलरली इसमें 1 ऐड भी हो सकता है, 1 सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। 0 में भी 1 ऐड हो सकता है, सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो ये आपको वैल्यूज मिली 3, 1, 2, 0, 1, 1। तो ओवरऑल कितनी वैल्यूज हैं? ये 4 वैल्यूज हैं, 0, 1, 2, 3। 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हम टर्म लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? S, फिर P, फिर D और 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग लिखते हैं हम F। तो अब आपको देखो 3 इलेक्ट्रॉन अगर हैं P में तो आपको S की वैल्यू पता चल गई, आपको L की वैल्यू पता चल गई। तो अब हम इसकी टर्म्स और उनको फाइंड आउट कर सकते हैं टर्म सिंबल्स को। तो सबसे पहले सारी पॉसिबिलिटीज को हम फॉलो करेंगे। व्हेन L इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, L की वैल्यू 0, 1, 2, 3 है और S की वैल्यू है हाफ। पहले हम हाफ से इसको कर लें। तो मल्टीप्लिसिटी आपके पास आने वाली है 2, मल्टीप्लिसिटी 2 हो गई। तो आपको टर्म मिलेगी 2s इसके लिए, 2p इसके लिए, 2d इसके लिए और 2f टर्म मिलेगी इसके लिए। तो आपको 4 टर्म्स मिल जाएंगी। ओके, ये 4 टर्म्स हो गई। व्हेन L इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड S इज इक्वल टू हाफ। नेक्स्ट L इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 और S की वैल्यू आप कंसीडर करेंगे 3/2। अब हम अलग अलग कपलिंग करके देख रहे हैं। इन चारों को मैंने कपलिंग किया पहले हाफ के साथ, अब मैंने इन चारों की कपलिंग की 3/2 के साथ। तो ध्यान दो क्या होगा कि ये आपकी 3/2 के लिए मल्टीप्लिसिटी बनती है 4। तो ये हो जाएगा 4s, 4p, 4d और 4f। तो ये जो 4 टर्म्स इधर आ गई और 4 टर्म्स इधर आ गई, ये 8 टर्म्स पॉसिबल होती हैं अगर P3 कॉन्फ़िगरेशन इन एक्साइटेड स्टेट है। किसमें है? एक्साइटेड स्टेट में। लेकिन अगर वो ग्राउंड स्टेट में है तो इसमें से 8 में से कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जो पॉसिबल नहीं होती। तो अब हम नाउ आई विल चेक ऑल 8 टर्म्स वन बाय वन, विच वन इज पॉसिबल इन ग्राउंड स्टेट एंड विच वन इज नॉट पॉसिबल। फर्स्ट आई विल चेक फॉर 2s। 2s स्टेट मीन्स L is equal to 0 and S is equal to half, means एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, अब इसके लिए L is equal to 0 है। जब तीनों अलग अलग उस पे जाते हैं, +1, 0, -1, आप अगर इसको ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू L is equal to 0 आएगी। और आपको S is equal to हाफ चाहिए, इट मीन्स किसी एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन को आपको इन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने इसको कर दिया। तो बताओ क्या ये हुंड लॉ को फॉलो कर रहा है, हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को, कि 2 पैरेलल आ गए, तीसरा एंटी पैरेलल। या आप इसको भी कर सकते थे, इसको पैरेलल और इसको एंटी पैरेलल, अब भी S इक्वल टू हाफ आएगा। लेकिन क्या ये ग्राउंड स्टेट में पॉसिबल है? नो। तो इट मीन्स दिस टर्म इज नॉट पॉसिबल इन ग्राउंड स्टेट। नेक्स्ट 2p। 2p के लिए आपको क्या चाहिए? L इज इक्वल टू 1 एंड S इज इक्वल टू हाफ। तो अब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इसमें यानी कि +1, सेकेंड इलेक्ट्रॉन 0 में। अब क्योंकि आपको 1 चाहिए तो आप थर्ड इलेक्ट्रॉन भी किस में फिल करेंगे? डेफिनेटली 0 में फिल करेंगे। तो ये तो स्टेट पॉसिबल है क्योंकि 2 इसमें एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के रह सकते हैं लेकिन सेम स्पिन के नहीं रह सकते। तो इसीलिए ये इसके लिए L इज इक्वल टू 1, S इज इक्वल टू हाफ पॉसिबल है। तो ये वाली स्टेट भी क्या होगी? पॉसिबल होगी ग्राउंड स्टेट में। नेक्स्ट 2d। 2d मीन्स यू वांट L इज इक्वल टू 2। तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएं। तो अब देखो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए +1, सेकंड के लिए +1, थर्ड के लिए 0। तो अब आपका हो जाएगा L इज इक्वल टू 2, टर्म बन जाएगी 2d और मल्टीप्लिसिटी कितनी रहेगी? 2 रहेगी क्योंकि एक अनपेयर्ड है। तो ये वाली स्टेट भी पॉसिबल है। नेक्स्ट 2f। 2f मीन्स L इज इक्वल टू 3। अब L इज इक्वल टू 3 के लिए आपको तीसरा इलेक्ट्रॉन किस में रखना पड़ेगा? इसी शेल में रखना पड़ेगा। तो इसी वाले ऑर्बिटल में इज इट पॉसिबल कि एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए ग्राउंड स्टेट में? नो। एक्साइटेड स्टेट में पॉसिबल है। कैसे कि ये अगर 2p में है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन 3p में चला जाए। 3p में चला जाएगा तो वो क्या करेगा? अपने आप L की वैल्यू 1 रखेगा, फिर आप 1 + 1 + 1 कर देंगे तो आपको 3 मिल जाएगी उसकी वैल्यू। तो यहाँ ये स्टेट पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट
मैंने कंसिडर किया 4s को। 4s के लिए यू नीड L इज इक्वल टू 0 एंड S इज इक्वल टू 3/2 मीन्स 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखो जीरो कैसे हो सकता है कि मैं तीनों को अलग अलग शेल ऑर्बिटल में रख दूं, तो इसके लिए होगा +1 0 -1। इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा L इज इक्वल टू 0 और तीनों अनपेयर्ड हैं तो 3/2 स्पिन हो गई। तो इट मीन्स दिस वन स्टेट इज पॉसिबल। बट वट अबाउट 4p? 4p मीन्स यू वांट L इज इक्वल टू 1। L इज इक्वल टू 1 मीन्स आपको 2 इलेक्ट्रॉन यहां लगाने पड़ेंगे, तभी हो सकता है L इज इक्वल टू 1 कि ये 1 0 0। तो ये ऐसी कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये वाली स्टेट पॉसिबल नहीं होगी। नेक्स्ट 4d। 4d मीन्स यू वांट L इज इक्वल टू 2। L इज इक्वल टू 2 मीन्स कि आपको दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां लगाना पड़ेगा, तभी तो आप +1 और इसको क्या रखेंगे 0, तो अब L इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो इज इट पॉसिबल? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि दोनों सेम स्पिन के एक ऑर्बिटल में नहीं रह सकते, तो ये वाली स्टेट भी पॉसिबल नहीं है। व्हाट अबाउट 4f? 4f मीन्स L इज इक्वल टू 3। अब L इज इक्वल टू 3 कैसे हो सकता है 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ कि तीनों इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएं, और वो पॉसिबल है नहीं, तो इट मीन्स ये वाली स्टेट भी पॉसिबल नहीं है। तो आउट ऑफ 4 कितनी स्टेट्स आपके पास पॉसिबल आई है? एक आई है आपके लिए 2p, दूसरी आई है 2d और तीसरी स्टेट है आपके लिए पॉसिबल 4s। अब हम इनके लिए अगर j की वैल्यू और फाइंड आउट कर लें तो हमें इसका टर्म सिंबल भी पता चल सकता है। तो अब j कैसे निकालते हैं? L प्लस s से L माइनस s तक। तो सबसे पहले मैं 2p की सारे टर्म सिंबल्स लिख रही हूँ। 2p मीन्स L इज इक्वल टू क्या है इसमें 1 और S इज इक्वल टू क्या है हाफ, तभी तो ये 2p टर्म है। तो L प्लस s से L माइनस s तक मीन्स f प्लस हाफ से 1 प्लस 1 माइनस हाफ तक, तो ये आपका हो गया 3/2 और ये हो गया 1/2। तो आप इसके लिए टर्म बनाएंगे 2p 3/2 2p 1/2। तो ये इसकी दो टर्म सिंबल्स मिल गए आपको। नेक्स्ट 2d के लिए, 2d के लिए क्या होगा? L इज इक्वल टू 2 है आपके पास और S इज इक्वल टू क्या है हाफ। S इज इक्वल टू हाफ, तो अब क्या हो जाएगा 2 प्लस हाफ 2 माइनस हाफ, तो J वैल्यू होगी 2 प्लस हाफ और 2 माइनस हाफ। अच्छा, इसके बीच में क्या हो सकता है? कोई वैल्यू हो सकती है? ये है 5/2 और ये है आपका 3/2, तो बीच में कोई भी वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि एक का ही डिफरेंस है इसके बीच में। तो आपके पास टर्म बन जाएगी 2d 5/2 2d 3/2। तो आपकी दो टर्म सिंबल आ गए इसके लिए। आपने j की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम 4s के लिए फाइंड आउट करते हैं। तो 4s के लिए क्या है? L इज इक्वल टू 0 और S इज इक्वल टू 3/2। तो अब एक वेक्टर जब 0 हो जाता है तो आप उसको चाहे ऐड करो चाहे माइनस करो, आंसर वही रहता है। तो आपको टर्म मिलेगी 4s 3/2। तो ये आपके पास 5 टर्म सिंबल्स आ गए p3 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अब हम इसमें फाइंड आउट करेंगे किसकी एनर्जी कम है और किसकी एनर्जी ज्यादा है और कौन सी स्टेट ग्राउंड स्टेट टर्म है, टर्म सिंबल है। ये हमारे पास 5 टर्म सिंबल्स थे p3 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। 2p32 2p 1/2 2p 5/2 2d 3/2, ये 2d 5/2 था, ये 4s 3/2। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट सिलेक्शन रूल क्या कहता है? मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी जिसकी होगी वो क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। तो पहले हम इन पांचों टर्म्स को मल्टीप्लिसिटी के बेसिस पे स्प्लिट करते हैं, मीन्स डिवाइड करते हैं किसकी एनर्जी कम है किसकी ज्यादा। तो देखो यहाँ मल्टीप्लिसिटी 4 है और इनकी मल्टीप्लिसिटी है 2 2 2 2। तो ये चारों हो जाएंगी हाई वैल्यू की, हाई एनर्जी वाली। 2p 3/2 2p 1/2 2d 5/2 एंड 2d 3/2। और इसकी मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है तो इसकी एनर्जी सबसे कम होगी 4s 3/2।
तो वैसे तो अब यहाँ क्योंकि एक ही टर्म है तो आप सीधा ही कह सकते हैं कि ये ग्राउंड स्टेट टर्म है, क्योंकि चारों की इससे ज्यादा है। पर अगर आपको वो अरेंज करवाए कि इनको आप अरेंज करो, किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, या इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, तो सेकंड रूल क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो अब एल की वैल्यू किसके लिए ज्यादा है, डी के लिए, तो इसको आप स्प्लिट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2d 5/2 और 2d 3/2, ये नीचे हो जाएगा, और ऊपर हो जाएगा आपका 2p 3/2 और 2p 1/2। तो अभी भी देखो दो दो के बीच में टाई है, तो अब आप इसको और कैसे स्प्लिट कर सकते हैं कि जे की वैल्यू के हिसाब से। तो अब जे क्या होता है, लेस देन हाफ फील्ड या हाफ फील्ड के लिए लोअर वैल्यू ऑफ जे स्टेबल होता है। तो अब ये लोअर वैल्यू ऑफ जे है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, कम 2p 1/2, और इसकी एनर्जी होगी ज्यादा 2p 3/2। और इन दोनों में जो लोअर वैल्यू ऑफ जे है वो स्टेबल होगा, तो नीचे आ जाएगा 2d 3/2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2d 5/2। तो अल्टीमेट सीक्वेंस जो आपको मिलेगा वो क्या मिलने वाला है, वो आपको मिलेगा 2p 3/2 की सबसे ज्यादा, फिर 2p 1/2, फिर 2d 5/2 और उसके बाद 2d 3/2 और सबसे नीचे होगा आपकी एनर्जी 4s 3/2। तो ये इन पांचों की एनर्जी को हमने क्या किया, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ उसमें अरेंज किया एनर्जी में, और ये होगी ग्राउंड स्टेट टर्म। तो आपने देखा कैसे हमने P1 से लेके P6 तक के कॉन्फ़िगरेशन के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, ऑल टर्म सिंबल, पॉसिबल टर्म सिंबल सबको फाइंड आउट किया। यहाँ अगर हम चाहें तो P3 की जो माइक्रोस्टेट्स हैं वो कितनी होती है, 20 होती है। अब ये हम बता सकते हैं कि 20 में से कितनी टर्म्स को हम 2p से डिनोट कर सकते हैं, कितनी टर्म्स को हम 2d से कर सकते हैं, और कितनी टर्म्स को हम 4s से डिनोट कर सकते हैं। देखते हैं कि P3 कॉन्फ़िगरेशन के लिए टोटल 20 माइक्रोस्टेट्स आती हैं। कैसे, इसका जो फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। n टोटल ऑक्यूपेंसी, पॉसिबल ऑक्यूपेंसी, r टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल इलेक्ट्रॉन। इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं। तो आपको क्योंकि p के लिए फाइंड आउट कर रहे हो तो 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 और r की वैल्यू 3 into 2 into 1 r फैक्टोरियल और n माइनस r अगेन इट विल बी 3, 6 minus 3 तो ये जाएगा 3 into 2 into 1। तो देखो ये 3 into 2 1 से ये कैंसिल हो गया, इसी तरह से ये, और इसकी वैल्यू होगी 6 into 5 into 4 120, 3 into 2 इज इक्वल टू 6। तो आप 120 डिवाइड बाई 6 करोगे तो 20। इट मीन्स P3 के लिए 20 डिफरेंट टाइप के कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल हैं। अब उनमें से कितने अरेंजमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें हम 4s से डिनोट कर सकते हैं, कितने अरेंजमेंट ऐसे हैं जिन्हें हम 2p से या 2d से कर सकते हैं। देखो सबसे पहले हम 2d की बात करते हैं। 2d के लिए ले तो l की वैल्यू +2 +1 0 -1 -2 होगी। एक्चुअली ये ml है, ml की वैल्यू 2 1 0 -1 -2 होगी। तो s क्योंकि इस मल्टीप्लिसिटी 2 है, इट मीन्स एक अनपेयर्ड है, तो प्लस हाफ भी हो सकती है और माइनस हाफ भी हो सकती है। तो इन पांचों के साथ पहले हम कपलिंग कराएंगे प्लस हाफ की, फिर इन पांचों के साथ हम कपलिंग कराएंगे माइनस हाफ की। तो टोटल यू विल गेट 10 स्टेट्स या 10 कॉन्फ़िगरेशंस। नेक्स्ट 2p के लिए ml की वैल्यू होती है +1 0 -1, तो 3 डिफरेंट वैल्यूज हैं। और s क्योंकि मल्टीप्लिसिटी 2 है तो s की वैल्यू 1 है, तो वो क्या, s की वैल्यू हाफ है तो वो प्लस हाफ भी हो सकता है और माइनस हाफ भी हो सकता है। तो पहले इन तीनों को आप प्लस हाफ से कपलिंग कराएंगे, फिर आप इन तीनों की माइनस हाफ से कराएंगे। तो टोटल यू विल गेट 6 टर्म्स माइक्रोस्टेट्स जो कि डिनोट की जा सकती हैं 2p से। नेक्स्ट 4s मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, और इसके लिए ml की वैल्यू 0 है तो +0 -0 कुछ नहीं होता, और ms की वैल्यू क्या होंगी, ये सारी ms वैल्यूज हैं, तो ms की वैल्यूज क्या होंगी +3 +हाफ -हाफ -3। मीन्स कि आप प्लस से लेके
माइनस तक जाते हो तो आपको 4 वैल्यूज मिल रही हैं, तो इन चारों की कपलिंग 0 से होगी। मतलब इनमें से इनको आप 0 से जोड़ भी सकते हो। 0 से पहले 0 इससे कपलिंग करेगा, फिर 0 इससे, फिर 0 इससे, तो टोटल यू विल गेट 4। तो इट मीन्स ये जो 4 टर्म्स हैं उनको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, 4s से। और यही टर्म वो होगी जो कि ग्राउंड स्टेट टर्म होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी टर्म सिंबल्स for electronic configuration P1, P2, P3, P4, P5 and P6. If you have any doubt, you can write in my comment box. I will be happy to solve your doubts also. Thank you.